हाय, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 तक का दौर। ये वो समय था जब आप कह सकते हैं बंगाल के विभाजन ने पूरे देश में एक नई चिंगारी जला दी। बिल्कुल। इसी दौर में हमने विरोध के नए नए तरीके देखे, कांग्रेस में फूट पड़ी और पहली बार स्वराज की मांग बुलंद हुई। तो चलिए इस रोमांचक दौर की गहराई से पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि इन 13 सालों ने भारत की आजादी की लड़ाई की नींव कैसे रखी। तो शुरू करते हैं 1905 से। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। हाँ। कारण तो यह बताया गया कि 78 मिलियन की आबादी वाले बंगाल का प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है, पर क्या यही असली वजह थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मकसद था वो फूट डालो और राज करो की नीति। अच्छा। देखिए, बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का आप कह सकते हैं केंद्र था, एक नर्व सेंटर। तो अंग्रेज उसे धार्मिक आधार पर बांटकर कमजोर करना चाहते थे। एक हिंदू बहुल पश्चिमी हिस्सा और एक मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्सा। और लोगों की प्रतिक्रिया तो जबरदस्त थी, बहुत ज्यादा। यहीं से स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। हाँ। लोगों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। हाँ, और सार्वजनिक सभाएं की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, मतलब माहौल एकदम बदल गया था। ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, ये तो एक सांस्कृतिक आंदोलन भी बन गया था, है ना? बिल्कुल। 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन विभाजन लागू हुआ, उसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा। लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, वंदे मातरम गा रहे थे और एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। हाँ, ये एकता दिखाने के लिए। सही बात है। और इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जी। तो ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, ये पूना, बॉम्बे, पंजाब, मद्रास सब जगह फैल गया। और 1906 में जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ, हाँ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज यानी स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता मतलब आत्मशक्ति पर भी जोर दिया। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए, स्वदेशी उद्योग लगाए गए। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक आर्थिक लड़ाई भी थी। इसमें कौन कौन शामिल हुआ? मतलब क्या समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला? छात्रों और महिलाओं ने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये पहली बार था कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकली। लेकिन मुसलमानों की भागीदारी थोड़ी मिली जुली रही। जहां मौलाना आजाद जैसे नेता सक्रिय थे, वहीं नवाब सलीमुल्लाह जैसे कई, आप कह सकती हैं, उच्च वर्गीय मुसलमान अंग्रेजों के प्रभाव में थे। और इसी माहौल में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। हाँ, बिल्कुल, अंग्रेजों के समर्थन से। तो संक्षेप में 1905 का बंगाल विभाजन अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी राष्ट्रवाद को कमजोर करने की। हाँ। जिसके जवाब में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने बहिष्कार और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। सही बात है। इस आंदोलन ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना को तो मजबूत किया, लेकिन इसने कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति के बीज भी बो दिए। बिल्कुल सही। अब स्वदेशी आंदोलन को लेकर कांग्रेस के भीतर ही मतभेद पैदा हो गए, जिसने एक बड़ी फूट को जन्म दिया। हाँ, और ये बहुत दुखद था। 1907 का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई, नरम दल और गरम दल। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। जी। गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, वो आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। और वो निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब पैसिव रेजिस्टेंस जैसे तरीकों का समर्थन कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। वहीं नरम दल के नेता संवैधानिक दायरे में रहकर ही काम करना चाहते थे। उन्हें डर था कि ज्यादा आक्रामक होने पर अंग्रेज दमन करेंगे। तो जब मुख्य धारा का आंदोलन इस तरह बढ़ गया, तो इसका फायदा उठाकर कुछ और समूह सामने आए होंगे। बिल्कुल। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला चरण शुरू होता है 1907 से 1917 तक। मतलब निराश युवाओं ने हिंसा का रास्ता अपना लिया। हाँ, बंगाल में अनुशीलन समिति और महाराष्ट्र में अभिनव भारत जैसे गुप्त संगठन बने। इसका कोई यादगार उदाहरण जो आज भी लोगों को याद हो? मुजफ्फरपुर केस, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की। खुदीराम बोस को सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। वो भारत के सबसे कम उम्र के शहीद बने। और ब्रिटिश अखबारों ने उन्हें लिखा था, द बॉय हु स्माइल्ड एट द गैलोज, मतलब फांसी पर चढ़ते हुए मुस्कुराने वाला लड़का। सोचिए, इस एक घटना ने पूरे देश के युवाओं में एक नई आग भर दी। और ये गतिविधियां सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस था और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बनी गदर पार्टी। गदर पार्टी तो बहुत मशहूर हुई। हाँ, उनका लक्ष्य था विश्व युद्ध के दौरान भारत में एक सशस्त्र विद्रोह छेड़ना। और 1914 के कोमागाटा मारू कांड ने तो इस आग में घी का काम किया। बिल्कुल। जब कनाडा ने भारतीय प्रवासियों को उतरने नहीं दिया, तो ये अपमान की एक बहुत बड़ी वजह बना। तो एक बार फिर संक्षेप में देखें तो आंदोलन के तरीकों पर मतभेद के कारण 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई। हाँ। इस फूट ने आंदोलन को कमजोर किया और निराश युवाओं को क्रांतिकारी रास्ते पर धकेल दिया। सही बात है। और भारत के अंदर और बाहर कई गुप्त संगठन बने जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह के जरिए आजादी हासिल करने की कोशिश की। तो एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थीं और दूसरी तरफ अंग्रेज कुछ राजनीतिक सुधारों के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, वो गाजर और छड़ी वाली नीति, जैसे 1909 के मोर्ली मिंटो सुधार। बिल्कुल। उन्होंने विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई, ये थी गाजर। और छड़ी ये थी कि उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स पेश कर दिया। और इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को संस्थागत बना दिया। हाँ, ये एक बहुत ही खतरनाक कदम था। लेकिन फिर 1911 में दिल्ली दरबार में एक बड़ी घोषणा हुई। हाँ, राजा जॉर्ज पंचम ने बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। ये राष्ट्रवादियों की एक बहुत बड़ी जीत थी।
और साथ ही भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। जी। और फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया बंटी हुई थी। नरमपंथियों ने ये सोचकर ब्रिटेन का समर्थन किया कि युद्ध के बाद उन्हें राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। अच्छा। तिलक जैसे गर्मपंथी नेताओं ने भी स्वशासन की उम्मीद में समर्थन किया, लेकिन क्रांतिकारियों ने इसे ब्रिटेन की कमजोरी का फायदा उठाने का एक मौका माना। और इसी पृष्ठभूमि में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। हाँ। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका नेतृत्व कर रही थीं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए होम रूल या स्वशासन प्राप्त करना। ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था, है ना? जी बिल्कुल। 1916 में तिलक और बेसेंट ने अपनी अपनी अलग लीग बनाई और पूरे देश में स्वशासन का विचार फैलाया। इस आंदोलन ने एक नई जान फूंक दी। तो इस दौर का सारांश ये है कि अंग्रेजों ने 1909 के सुधारों से सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया, लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया। हाँ। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन हासिल करना था। बिल्कुल। और इस होम रूल आंदोलन ने कांग्रेस में एकता का एक माहौल बनाया। हाँ। जिसका नतीजा हमें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में देखने को मिला। ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। दो बड़ी बातें हुई। पहली, 1907 में अलग हुए नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। 9 साल बाद। हाँ, 9 साल बाद। और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। उन्होंने किन बातों पर सहमति जताई? उन्होंने मिलकर अंग्रेजों के सामने स्वशासन की मांग रखी और इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। ये तो एक बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, बहुत विवादास्पद भी, लेकिन तिलक ने इस एकता के महत्व को समझाते हुए कहा था, 1000 बिखरी उंगलियों से बेहतर 2 एकजुट मुट्ठियां हैं। और इस एकजुट दबाव का अंग्रेजों पर क्या असर हुआ? जवाब में अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा आई। अच्छा। इसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उनका लक्ष्य भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना है। और इसी घोषणा का परिणाम था 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। इसकी सबसे खास बात क्या थी? इसकी सबसे खास बात थी प्रांतों में द्वैध शासन, मतलब डायाकी की शुरुआत। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ, मतलब प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। वित्त और कानून जैसे जरूरी विषय जो आरक्षित थे वो गवर्नर के पास रहे, और जो कम जरूरी थे, हाँ, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, वो हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए। मतलब ये स्वशासन की दिशा में एक कदम तो था, लेकिन बहुत ही सीमित। बिल्कुल, असली शक्ति अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। तो 1916 में कांग्रेस के दोनों दल फिर एक हुए और कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। जी। इस दबाव के कारण अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू घोषणा की और 1919 के सुधारों के जरिए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। हाँ, जो स्वशासन की दिशा में एक अधूरा कदम था। बिल्कुल अधूरा। तो कुल मिलाकर 1905 से 1918 का ये दौर बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। सही बात है। और इसकी शुरुआत एक विभाजनकारी फैसले से हुई, जिसके कारण एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, कांग्रेस में फूट पड़ी, क्रांतिकारियों का उदय हुआ और अंत में एक अस्थायी एकता और सीमित स्वशासन के वादे के साथ ये दौर समाप्त हुआ। और इसने स्वतंत्रता संग्राम के अगले चरण के लिए जमीन तैयार की। विरोध के तरीके विकसित हुए, राजनीतिक चेतना आम लोगों तक पहुंची और मांग सिर्फ अधिकारों से बढ़कर स्वशासन तक पहुंच गई। बिल्कुल। अब मंच एक ऐसे नए नेता के लिए तैयार था जो इस आंदोलन को एक नया रूप देने वाला था। जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। 1916 के लखनऊ पैक्ट को अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता के एक महान क्षण के रूप में देखा जाता है। हाँ? लेकिन अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार करके क्या कांग्रेस ने अनजाने में उसी सांप्रदायिक राजनीति को वैधता दे दी जिससे वह लड़ना चाहती थी और जिसने भविष्य के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर जरूर सोचिए।